बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो अहम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ, जिसको इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर रखा गया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा जी ठीक है, 2018 के इलेक्शन की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं तो करवाएं, 2024 के इलेक्शन की भी तहकीकात करवाएं और एक गैर जानिबदार तरीक़ेकार से ये होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के चैलेंज पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि हम शहबाज शरीफ का ये चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। इलेक्शन 2018 की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तहकीकात सिर्फ 2018 नहीं बल्कि 2024 के इंतखाबात की भी होनी चाहिए। 2014, 18 और 24 इन तमाम इंतखाबात का जामे जायजा लिया जाए। ये 14 में नहीं 13 में हुए थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। 4 हल्के खुलने पर संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई थीं। उस वक्त की हुकूमत ने वसी तहकीकात से गुरेज किया था। 2018 के बाद इमरान खान ने हर हल्का खोलने की पेशकश खुद से की थी। अपोजिशन जिस हल्के की निशानदेही करती, पीटीआई हुकूमत उसे खोलने के लिए तैयार थी। 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। सियासी इंतकाम और उम्मीदवारों को जेलों में डालने के वाकयात सामने आए। ये तो बड़ा जुल्म है। एक एक पाकिस्तानी जानता है जो कुछ किया गया 2024 के इंतखाबात में। वो कुछ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो चैलेंज करना शुरू हो गए कि जनाब सबसे पहले मेरा हल्का खोल दें, 2018 का भी खोल दें और 2024 का भी खोल दें। वो जो सियालकोट से डार फैमिली है, वो कहते हैं जी हमारा इलेक्शन खोलें, 2013 का भी, 18 का भी और 2024 का भी। हर कोई ये कहता है कि हल्का खोलें। मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर है वो नवाज शरीफ का हल्का खोल दे तो पूरे इलेक्शन का पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्योंकि जिस आदमी के सर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एक्चुअली ये सारा इलेक्शन पीएमएलएन ने 2 बंदों के भरोसे पे लड़ा था, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एक नवाज शरीफ। कादी फायदी सा भी था उस वक्त। तो इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था इन लोगों के सर के ऊपर रख के, और सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तो ये नवाज शरीफ का एक हल्का खोल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ जो पार्टी का सरबराह है वही नहीं जीता तो फिर कौन जीता? फिर तो कोई जीत ही नहीं सकता ना। अगर नवाज शरीफ खुद अपना इलेक्शन अपने ज़ाती हल्के से यास्मीन राशिद के मुकाबले में हार गया तो फिर कहाँ जीतेगा? नवाज शरीफ ने 2 इलेक्शन लड़े। एक लड़ा खैबर पख्तूनख्वा में, हज़ारा में, वो भी हार गया, और एक इलेक्शन लड़ा लाहौर में यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो भी हार गया। फिर नाराज़ हो गया। जब नवाज शरीफ साहब रुस गए तो नवाज शरीफ साहब को एक फॉर्म 47 जाली पकड़ा दिया गया। लेकिन वो फॉर्म 47 जाली जारी करने के लिए किया ये गया कि बंदोबस्त करके वहाँ से आरओ को ही तब्दील करना पड़ा, क्योंकि आरओ इतनी बड़ी धांधली के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ नवाज शरीफ का हल्का खोले सब पता चल जाएगा। ईमान ताहिर साहिबा ने भी चैलेंज कर दिया। ये अटक से इनकी एमएनए की 2 सीटें हैं। अटक में वैसे एमएनए की 2 ही सीटें हैं और वो दोनों के अंदर ये ख़ानदान बड़ा मकबूल है। वो कहती हैं चैलेंज है, सबसे पहले अटक के दोनों कौमी असम्बली के हलकों के 2018 और 2024 के फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दें। एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक वार्ड का रिजल्ट चेक कर लें। अगर सच जानना है तो फर्जी बयानात नहीं, असल रिकॉर्ड सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने दीदा दलेरी से 2024 में अवाम का मैंडेट चोरी किया, अब वही बात कि चोर मचाए शोर। बहरहाल ये एक और चैलेंज सामने आ गया। ईमान मदारी साहब भी कह रही है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि सबके हल्के खोलने के बजाय एक नवाज शरीफ का हल्का खोले। पूरे इलेक्शन में वही हुआ है जो नवाज शरीफ के हल्के में हुआ है, नवाज शरीफ की बेटी के हल्के में भी वही हुआ, लेकिन नवाज शरीफ का एक हल्का खोले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नादरीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर से भी गए हुए हैं पाकिस्तान में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करवाए जाएँ। कुछ जो मकामी लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ उलमा इकराम हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान भी इस मामले में आए हैं, अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दिया, कुछ और लोग भी आए। अब जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं दोनों जानिब, उनसे कुछ खबरें बाहर आई हैं। मैं एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर वो उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी कोशिशें जो हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने लोगों ने भी दोनों तरफ मुज़ाकरात किए वो ये कह रहे हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो काफ़ी लचक दिखा रही है बहुत सारे मामलात में। वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो लचक दिखा रहे हैं कि ठीक है हम बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं, हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए,
हमें गद्दार ना कहा जाए, जुल्म और ज्यादती बंद की जाए और बैठकर आप हमारे मुतालबात को सुने तो सही संजीदगी के साथ, और जो हमसे वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो काफ़ी लचक दिखाती है, बातचीत करने में संजीदगी दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके वो बात करते हैं तो वो बिल्कुल लचक नहीं दिखाते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पे लिया हुआ है। उन्हें ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर में जो रजीम के ऊपर उनका हमेशा से कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल उनका चला जाएगा अगर ये लोग सस्टेन कर गए तो। उन्हें ये लगता है कि ये जो आवाज़ें उठ गई हैं आज़ाद कश्मीर से और नौजवान इनके पीछे चल पड़े हैं, ख़वातीन इनके साथ चल पड़ी हैं, बहुत बड़ी तादाद में अवाम की ताकत, आज़ाद कश्मीर के अवाम, उनकी हमायत, उनकी ताकत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल गई है। अगर ये अपने मुतालबात मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते हैं या कुछ लेकर उठते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। ये अपने बाकी मुतालबात भी पूरे करवाएंगे और हर तरह का जो कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, जिसके ज़रिए से आज़ाद कश्मीर के वसाइल पे काबू किया जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने इसको एक मौके के तौर पे लिया कि इनको मुकम्मल तौर पे कुचल दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर में कितना बड़ा जुल्म किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लगभग ये कह दिया गया एक मीटिंग के अंदर कि इनको तो एलिमिनेट करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको तो मार देंगे। और ये मुझे मेरे एक ऐसे सोर्स ने बताया जो बराह रास्त कहता है जी मेरी उन लोगों से बात हुई जो बातचीत कर रहे हैं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट इसको ऐसे ले रही है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हमारा कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, लिहाजा ये कंट्रोल के रास्ते में एक रुकावट है जो मुस्तकबिल में और ताकतवर और बड़े होते चले जाएंगे। लिहाजा इनको कुचल के ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये बच गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार और उसका सूरज गुरूब हो जाएगा आज़ाद कश्मीर में, जैसा कि अमली तौर पे पाकिस्तान में हो चुका है। अब एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो ताकत के बलबूते पे उन्होंने किया हुआ। देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना वो डरा के काम चलाती है, लेकिन पिछले चंद सालों से एस्टेब्लिशमेंट मार के काम चला रही है। ये टॉर्चर कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इस लेवल तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं आती होती और ये आखिरी हरबा होता है, आखिरी हल होता है। तो इसका मतलब यह है कि अब उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है, वो गोली चलाने वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो आखिरी ऑप्शन होता है। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के लोगों को डटे रहना चाहिए मेरे ख्याल में अपने हकूक़ के लिए, और जो लोग मुज़ाकरात करवा रहे हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालना चाहिए कि आप बातचीत करें। देखिए अगर बातचीत के जरिए से आज अगर ये लोग 4 कदम पीछे भी चले जाते हैं ना आज़ाद कश्मीर के लोग, तो याद रखिएगा ये जो थोड़ा बहुत हासिल करेंगे ना यहीं से इन्हें ताकत मिलेगी और फिर ये लोग और ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आएंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी हो रही है नाज़रीन जो इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देती है। देखिए आज़ाद कश्मीर से पानी आता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, इसी तरह नीचे से गंदम जाती है। अब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहाँ पे नौजवान वीडियोस बना बना कर लगा रहे हैं, मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी भेजी, मैंने वो देखी वीडियोस। वो जो रास्ते आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर की जानिब, उनके ऊपर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, वो भरे हुए हैं गंदम के साथ। तो जो गंदम लोग लेकर आज़ाद कश्मीर में जाना चाहते हैं वो ट्रक रोके हुए रास्ते में, दर्जनों ट्रक हैं। अब ये गंदम जाएगी मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के अंदर, वहाँ पे आटा बनेगा, शहरियों को दिया जाएगा, तो खुराक की किल्लत कम होगी। अब वहाँ पे खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो शहरी या मैदानी इलाकों से उधर पहाड़ों की तरफ जाती हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है। इसी तरह वहाँ से बहुत सारी चीज़ें नीचे आती हैं, जिनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो पानी है, बिजली है, वो वहाँ से आती है। अब ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो पहाड़ों पे बैठे हुए लोग हैं, जब वो अपने मुतालबे के लिए निकले हैं, देखिए जो लोग सड़कों पे हैं वो अब 5% होंगे, बाकी सारे लोग तो सड़कों पे नहीं आते ना। हर घर में से एक आधा आदमी निकलता है, या हर मोहल्ले में से वो 2-4 बंदों को डिप्यूट करते हैं, ये 4-5 बंदे जाएंगे एहतजाज में, हमारी नुमाइंदगी हो जाएगी। सारे के सारे लोग तो नहीं आते। अब वो जो लोग जो अपने घरों के अंदर हैं, वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा। तो गंदम के ट्रक रोके हुए बहुत अफसोसनाक बात है। इससे पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट में बताया कि लोग शिकायत करते हैं कि अद्वियात और खुराक जो आप लेकर जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों की जानिब, रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ज़ाया करवाती हैं। वो कहते हैं जी खुराक और अद्वियात ये 2 चीज़ें आप ज़ाया कर दें, ये आप आज़ाद कश्मीर में नहीं ले जा सकते। ये कितने अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। उनकी सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। ये सप्लाई बंद करके इन्होंने वो किया कि इसका जवाब ये कभी नहीं दे पाएंगे।
कल को ये कहे कि हमने तो नहीं बंद की थी, वो तो लोगों ने बंद कर दी थी, वो तो सिक्योरिटी का रीज़न था, ट्रक लूटे जा सकते, ये बहुत 100 कहानियां सुनाएंगे, लेकिन वहां पे इस तरह कुछ भी नहीं है। हमने नहीं देखा। वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पेशन गोई की नाज़रीन सुहेल अफरीदी ने, बड़ी अजीब पेशन गोई की है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं पेशन गोई करता हूं कि अगला बजट शहबाज हुकूमत पेश नहीं करेगी। यानी उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले साल नहीं होगी, वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब पता नहीं सुहेल अफरीदी की हुकूमत अगले साल होगी या नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर भी करते थे, लेकिन गंडापुर को जब भी मौका मिला उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ था, एक बहुत ताकतवर और बहादुर आदमी वाला, लेकिन जब कभी गोली खाने का मौका आया या सामना करने का मौका आया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अनफॉर्चुनेटली जो अपने मुंह से कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा, वो वहां से चले गए लोगों को छोड़ के, और लोगों ने गोलियां खाई। अब सुहेल अफरीदी साहब ये पेशगोई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता सुहेल अफरीदी साहब की अपनी हुकूमत तब तक मौजूद हो या ना हो, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है ना, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फील्ड मार्शल को इतना वफादार वजीर आजम नहीं मिलेगा, इतना अच्छा अर्दली उसे कभी नहीं मिलेगा फील्ड मार्शल को। और जो फील्ड मार्शल है वो शहबाज शरीफ की और इस पूरे सिस्टम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है कि इन्हें भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर को जेल के अंदर रख के पूरी पार्टी को मारता चला जाए, मारता चला जाए, मारता चला जाए। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर तो सुहेल अफरीदी के पास ऐसा कोई आइडिया है कि ये आपस में लड़ने वाले हैं, या ऐसा कुछ है कि इनका खात्मा होने वाला है, तो फिर तो वो पेशगोई कर सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता। या हो सकता है सुहेल अफरीदी के पास कोई ऐसा आइडिया हो कि बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक वो खड़ी करने जा रहे हो, मुमकिन है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम तो किया बलूचिस्तान में। मारंग बलोच साहिबा की मर्जी के खिलाफ जो वकील उनके वकील के तौर पे सामने आया था, जिसे सरकार और एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, उसका नाम है इकबाल शाह एडवोकेट। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग का सदर था बलूचिस्तान का पहले। तो तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया है, और इनके नीचे बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने अपने पूरे पूरे खानदान पाकिस्तान से बाहर सेट किए। उनको पता है पाकिस्तान हमने इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि यहां पे हम अपने बच्चों को, अपने खानदानों को पाकिस्तान में रख सकें। वो एक आदमी जो लड़ता जा रहा है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ, उसकी आंख भी खराब कर दी, उसकी सेहत भी खराब कर दी, उसकी बीवी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया, रिश्तेदारों को पकड़ के जेल में डाल दिया, सारी पार्टी टूट फूट का शिकार कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया, कौम उसके साथ खड़ी है और वो आदमी अकेला जेल काट रहा है और इंतहाई तकलीफ के अंदर है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अब इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने अदालत से रुजू किया और एक एप्लीकेशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक पटिशन डाल दी अपने वकील के जरिए से, और मौके पर इख्तियार किया कि 8 अप्रैल की जो वकील की मीटिंग हुई थी उसमें हमें यह पता चला कि इमरान खान को 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। हालांकि किसी भी अदालत ने इस किस्म का कोई फैसला नहीं दिया, कोई सज़ा इमरान खान को कैद तन्हाई की नहीं दी गई। और इसमें जनाब फरीक बनाया गया सुप्रिटेंडेंट जेल को, आईजी जेल खाना जात को, चेयरमैन नैब को, डीजी एफआईए को और पिम्स के एमएस को। वैसे इसमें जो है ना फरीक बनाना चाहिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना काम करवा लेते हैं, खुद कभी सामने नहीं आते। ये पीछे रहते हैं, अपना काम करवाते हैं मज़े से, और ख़ुद कभी भी सामने नहीं आते। हुकूमतें गिराएं बनाएं कुछ भी करें, इनके ऊपर एलिगेशन नहीं लग सकता। ये अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हैं और वहाँ से डोरियां हिलाते रहते हैं। इनके पास बहुत सारे टाउट्स होते हैं, बहुत सारे इनके गुलाम होते हैं जो इनके लिए काम करते रहते हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का जिक्र किसी फैसले में मौजूद नहीं है। मेरे भाई को कैद तन्हाई में रख कर एक गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है। इमरान खान ने वकील के साथ मीटिंग में बताया कि उनकी आंख 85% मुतासिर हुई है। कैद तन्हाई में रखना एक सख्त तरीन सज़ा है और इमरान खान की सज़ा में कैद तन्हाई नहीं है। फिर उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उम्मीद करते हैं कि शायद किसी दिन ये केस लग जाए और शायद किसी दिन इंसाफ मिल जाए, अदरवाइज पाकिस्तान में इंसाफ तो नापैद है। सरमायाकारी की नाज़रीन में बात कर रहा था, ये देखिए, ये एक नौजवान है, ये सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान आया था। नाम है हाशिम नूर जई। ये दुबई से सरमाया लेकर आए पाकिस्तान में, और इन्होंने मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कोयटा में एक रेस्टोरेंट बनाया कि जनाब मैं यहाँ पे काम करूँगा। दुबई से पैसा लेकर आया, कोयटा के अंदर रेस्टोरेंट बनाया कि मैं अपने मुल्क के अंदर पैसा लेकर आऊँगा। इस आगडार ने कहा था ना कि
हुब्बल वतनी का सबूत दें और पैसा पाकिस्तान में लेकर जाएं। हालांकि इसहाक डार के बच्चे कभी भी ये सबूत नहीं देंगे, नवाज शरीफ के बच्चे कभी ये सबूत नहीं देंगे हुब्बल वतनी का, वो पैसा पाकिस्तान में नहीं लेकर आएंगे। लेकिन ये जो हाशिम नूरजई साहब हैं, ये पैसा लेकर आए पाकिस्तान में। इन्होंने क्वेटा में होटल बनाया, शरपसंदों ने इन्हें कत्ल कर दिया, यानी इन्हें तहफ़्फ़ुज़ तक फराहम नहीं किया जा रहा। क्वेटा के अंदर कोई शख्स महफूज नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है, मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। यानी जो दहशतगर्दों से बच जाता है, चोरों से, लुटेरों से बच जाता है, वो सरकार के काबू आ जाता है। बैंक के अंदर से आपके अचानक पैसे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता पैसे कहां गए। वो जनाब इख्तियार दे दिया एफबीआर को, जब चाहे आपके बैंक को खाली कर दे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद वो आपके पैसे लेकर इस्तेमाल करेंगे, आप केस करते रहे, वकीलों के दफ्तरों के और अदालतों के चक्कर लगाते रहे, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। जो दिल करता है वो करते हैं। अब ये हाशिम नूरजई साहब शहीद हो गए क्वेटा में, और मुझे बताया ना इनके कत्ल का जवाब कौन देगा। ये लेकर आया था ना थोड़ी सी सरमायाकारी, तो कौन लाएगा पाकिस्तान में पैसे, कौन करेगा पाकिस्तान में सरमायाकारी। ये देखें ना आपने हालात क्या कर दिए, पॉलिटिकली इतना विक्टिमाइज किया आपने लोगों को कि अल्ताफ हुसैन साहब हैं, ये आप इनकी तस्वीर देखें, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। इन्हें 9 मई के जाली मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, 9 मई के बाद 2023 में। ये लंबा अरसा जेल के अंदर रहे। आज से 6 माह पहले इनको बाइज्जत बरी करवाया गया, यानी 2 साल जेल काटने के बाद पता चलता है निज़ाम को कि ये आदमी बेगुनाह था, इसको बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन कैद के दौरान ये शदीद बीमार हो गया। जब बेगुनाह आदमी को जेल में आप डालेंगे वो बीमार ही होगा, शदीद बीमार हो गया। इसको इलाज मुआवजे की सहूलियत नहीं दी गई। बलाखिर ये जब बाइज्जत तौर पे बरी हुआ तो उसके बाद से दवाइयों पे जिंदा था, और अब ये भी शहीद हो गया, इसका भी इंतकाल हो गया। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना पाकिस्तान में, इसने एक ऐसी खून से सुर्ख लकीर खींची है जो पाकिस्तानियों के दिल में हमेशा चुभती रहेगी। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक कारनामा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब पुलिस धमकियां लगा रही है तालिबान की। ये एक जर्नलिस्ट हैं अब्बास साहब, अब्बास अहमद, ये बताते हैं कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ एक खबर लगा दी। खबर ब्रेक होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के एक आला अफसर ने मुझे पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं और वो मुझे इस्लामाबाद से टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हत्ता कि मेरे बच्चों के भी टुकड़े करवा देंगे। अंदाजा करें, इस्लामाबाद पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर एक सहाफ़ी को धमकी लगा रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा क्योंकि मेरे तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा अगर तुम मेरे खिलाफ खबरें दोगे तो। ये है नाज़रीन सूरत हाल। मुझे याद आ गया, एक डीआईजी थे, वो बात नहीं मानते थे सेक्टर कमांडर की ना, तो उनके साथ जब मीटिंग की सेक्टर कमांडर ने, तो उन्हें धमकियां लगाना शुरू की डीआईजी पुलिस को। उसे कहा कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। मैं जानता हूं वो डीआईजी पुलिस को भी, वो सेक्टर कमांडर को भी जानता हूं। इस वक्त मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए कि उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन सेक्टर कमांडर को कम से कम पता चल जाएगा। उसने बड़ी धमकियां लगाई, मैं नौकरी छीन लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तरक्की नहीं होने दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फलाना केस बनवा दूंगा। तो अल्टीमेटली जो उसने धमकी लगाई ना, जिस पे वो डीआईजी साहब भी हैरान रह गए। मुझे जिस बंदे ने बताया कि वो धमकी पता क्या थी, वो धमकी ये थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा करवा दूंगा, तौहीन मजहब लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर मैं। अंदाजा करें ये इस लेवल तक गिर जाते हैं और इस लेवल तक मामले को ले जाते हैं। गिरने पे है नाजरीन, तो ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब हुकूमत एक नया कानून लेकर आ रही है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, पूरी दुनिया में आप किसी को सुनाएंगे, लोग इनको जुतियां मारेंगे, लित्तर मारेंगे लोग इनको कि बेशर्मो, ये किस किस्म का कानून तुम लेकर आ रहे हो, कोई इंसानियत है तुम्हारे अंदर या नहीं है। यानी इससे पहले जो कवानीन लेकर आए पीका और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने इसके अंदर तरमीम कर दी। एक तो वही पहले काबू नहीं आ रहा था, अब जरा ये कानून आप चेक करें। पंजाब हुकूमत इस कानून के जरिए से आपको मुकम्मल तौर पे खत्म कर सकती है जब वो इसको नाफिज कर देगी। ये जो अंग्रेज यहां पे रहता था ना, यानी इस आर्टिकल के अंदर इसको हवाला दिया गया कि जब अंग्रेज यहां पे बड़े सगीर पे हुक्मरान था तो उसने भी इतना गंद नहीं मारा था जितना इन काले अंग्रेजों ने गंद मार दिया है जो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं। इस नए कानून के मुताबिक ये करेंगे क्या, इसका नाम है जी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। ये वहां पे मंजूर कर लिया गया, कमेटी की सतह के ऊपर मंजूर हो गया है और अब इसे जनाब बाकायदा एक कानून बनाया जाएगा। तो ये बिल कहता क्या है, एक इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी
और ये कमेटी जैसे ही कहेगी कि जनाब अब ये कर दें आप, तो किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, उसकी जायदाद जब्त की जा सकती है, उसकी ऑनलाइन मौजूदगी को ख़त्म किया जा सकता है, उसका फ़ोन जब्त किया जा सकता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के एक पूरे अमल के अंदर रखा जा सकता है। अंदाज़ा करें आप कि अगर हुकूमत को आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, या हुकूमत को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, या मरियम नवाज के आपने नारे नहीं लगाए, या आपने एक बारी फेर शेर अगर आपने ये नहीं कहा, तो पंजाब की सरकार आपके साथ क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते। आपका मोबाइल भी बंद, आपकी जायदाद भी बंद, आपकी अकाउंट भी बंद, हर चीज़ के ऊपर कब्जा आपको निगरानी के अंदर रख लेंगे। और ये सिर्फ एक कमेटी की सिफारिश के ऊपर। मरियम नवाज के बंदे होंगे कमेटी के अंदर, ये जो इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी, तो इंटेलिजेंस कमेटी जिसकी तरफ उंगली उठा देगी ना कि ये बंदा बेड़ा गर्क कर दो, उस बंदे का बेड़ा गर्क हो गया। मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स आप ले लें, उसकी कोई एक चीज़ मरियम नवाज को या उसके किसी वजीर को या किसी खातून को या मर्द को पसंद नहीं आती,